हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को डेवलप किया एक ब्रिटिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने इन 1817 इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट। डेविड रिकार्डो ने 1817 में एक थ्योरी डेवलप की जिसमें उसने एक्सप्लेन किया रेंट क्या होता है और ये किस तरह से अराइज होता है। एक्चुअल में 1805 से 1815 तक एक वार हुई जिसका नाम था नेपोलियनिक वार। इस वार में कॉर्न की प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे एंड एट द सेम टाइम लैंड के प्राइसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। नाउ अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था, क्या इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कॉर्न की वजह से लैंड की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या लैंड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कॉर्न की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। रिकार्डो ने रेंट को डिफाइन किया, रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल पावर्स ऑफ द सॉइल। इंडेस्ट्रक्टेबल मींस ना खत्म होने वाली, यानी जब हम लैंड को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे उसकी फर्टिलिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कभी कभार कोई हादसा हो गया, यानी कभी कभार कोई बॉम्ब गिर गया, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जाहिर है ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, बट रिकार्डो ने इसको एज्यूम किया। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है रिकार्डो ने रेंट को कंसिडर किया प्योर लैंड रेंट, यानी कि रेंट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इन हिज थ्योरी रेंट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस और डिफरेंशियल गेन एंड इट इज फाउंड इन लैंड ओनली। रिकार्डो ने रेंट को कहा प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी जितनी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उससे जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी वही रेंट है। रेंट कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। और डिफरेंशियल गेन, नाउ डिफरेंशियल गेन क्या होता है? रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है ये डिफर है क्वालिटी में, यानी कोई लैंड ज्यादा फर्टाइल है और कोई लैंड कम फर्टाइल है। किसी लैंड की लोकेशन मार्केट के काफी नियर है और कोई लैंड मार्केट से काफी ज्यादा दूर है। नाउ ये जो डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ लैंड में, इसकी वजह से जो हमें गेन ऑब्टेंड होता है, रिकार्डो ने इसी गेन को रेंट कहा और ये जो रेंट है ये प्योर लैंड रेंट है। नाउ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे असम्पशंस ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट assumption हमारे पास है, रिकार्डो कंसिडर्स द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड टेक्स द क्वांटिटी ऑफ लैंड एज कंप्लीटली फिक्स्ड। रिकार्डो ने सप्लाई ऑफ लैंड को कंसिडर किया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल, और हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो कंप्लीटली फिक्स है, यानी हमारे पास जो लैंड है ना ही वो इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी। प्राइसेस का सप्लाई ऑफ लैंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड assumption हमारे पास है, इन द रिकॉर्डियन थ्योरी it is assumed that
लैंड बीइंग अ गिफ्ट ऑफ नेचर हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ जो लैंड है ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसको हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगेगी, बिकॉज हम लैंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि लैंड क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है। ओके, थर्ड एजम्पशन हमारे पास है, he assumes the land to be used for growing a single composite crop corn। उसके बाद रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है उस पे हम सिंगल क्रॉप ग्रो करेंगे विच इज कॉर्न। लैंड का सिर्फ एक ही यूज होगा, वो होगा ग्रोइंग कॉर्न। उसके अलावा लैंड का कोई भी यूज नहीं होगा। आइदर हम उस लैंड के ऊपर कॉर्न को ग्रो करेंगे या वो लैंड खाली रहेगी, आइडल रहेगी। ओके, ये रिकार्डो ने एज्यूम किया। फोर्थ एजम्पशन हमारे पास है, रिकार्डो एज्यूम्स दैट लैंड डिफर्स इन क्वालिटी, देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ लैंड डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड लोकेशन। रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है ये डिफर है क्वालिटी में। कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल होती है, कुछ मार्केट के बहुत ही ज्यादा नियर होती है और कोई लैंड मार्केट से काफी ज्यादा दूर होती है। फिफ्थ एजम्पशन हमारे पास है, ही एज्यूम्स दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट फॉर लैंड। रिकार्डो ने एज्यूम किया परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट फॉर लैंड, यानी कि देयर आर मैनी लैंड ओनर्स जो लैंड को रेंट पे देना चाहते हैं, एंड देयर आर मैनी फार्मर्स जो लैंड को रेंट पे लेना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग कॉर्न। एंड किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइदर लैंड ओनर और फार्मर उसका प्राइसेस के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइसेस होंगी उन्हीं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास assumptions ऑफ दिस थ्योरी। अब हम इस थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट अराइजेस फॉर टू मेन रीजंस। नाउ ये रेंट अराइज क्यों होता है, रिकार्डो ने इसके लिए दो रीजंस बताई। फर्स्ट, स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, सेकंड, डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कैर्सिटी रेंट, यानी वो रेंट जो अराइज होता है बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ लैंड। स्कैर्सिटी रेंट अप्रोच में रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो इक्वली फर्टाइल है, यानी फर्टिलिटी ऑफ लैंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है उसके ऊपर हम सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे विच इज कॉर्न। उस लैंड का कोई भी अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा, इसलिए हमारे पास जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। नाउ ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर अर्निंग वो अर्निंग होती है जो हम ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। जैसे लैंड का अगर कोई बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होगा, अगर हम उस अल्टरनेटिव यूज में लैंड को इस्तेमाल करेंगे वहां से जो हमें अर्निंग होगी उसको हम कहेंगे ट्रांसफर अर्निंग। सिंस रिकार्डो ने एज्यूम किया लैंड का कोई भी अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा, लैंड को या तो हम आइडल रखेंगे, खाली रखेंगे, या हम उसके ऊपर कॉर्न ग्रो करेंगे, इसलिए हमारे पास जो ट्रांसफर अर्निंग है वो क्या होगी, जीरो होगी। और जो हमारे पास सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स है, ना ही वो इंक्रीज होगी और ना ही वो डिक्रीज होगी। प्राइसेस का सप्लाई ऑफ लैंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास जो सप्लाई करो है वो इनइलास्टिक होगी। हमारे पास जो एस डैश करो है ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई करो है। नाउ स्कैर्सिटी रेंट कैसे अराइज होता है, व्हेन द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ लैंड इज स्कैर्स इन रिलेशन टू डिमांड फॉर इट,
which is derived from the demand for corn. Now rent arise होगा because of scarcity in the quantity of land in comparison to the demand for land. हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है ये कम पड़ जाएगी इन कंपैरिजन टू द डिमांड फॉर लैंड. नाउ डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से कंजप्शन ऑफ कॉर्न इंक्रीज होगा एंड इसकी वजह से डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज होगी. नाउ जितनी डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज होगी उतना ही रेंट इंक्रीज होगा. नाउ इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. हमारे पास गिवन फिगर है जहां पे मैंने एक्स एक्सिस पे लैंड को रिप्रेजेंट किया है एंड वाई एक्सिस पे रेंट को रिप्रेजेंट किया है एंड हमारे पास डिफरेंट डिमांड कर्व्स हैं. D0 डिमांड करो, D1 D2 एंड D3 डिमांड करो एंड हमारे पास एस डैश करो रिप्रेजेंट करती है सप्लाई ऑफ लैंड विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि फिक्स सप्लाई ऑफ लैंड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद D0 डिमांड करो. यहां पे हम ओके यूनिट्स ऑफ लैंड को इस्तेमाल करेंगे यानी कल्टीवेट करेंगे एंड एस के यूनिट्स ऑफ लैंड आइडल रहेगी यानी अनकल्टीवेटेड रहेंगी. सो यहां पे हम कोई भी रेंट पे नहीं करेंगे. नाउ लेट अस सपोज दैट डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज हो गई D1. यहां पे हम OS यूनिट्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करेंगे यानी जितनी हमारे पास गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है सब को हम कल्टीवेट करेंगे, लेकिन यहां पे भी हम कोई भी रेंट पे नहीं करेंगे. नाउ लेट अस सपोज दैट डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज हो गई D2. नाउ डिमांड फॉर लैंड एंड सप्लाई ऑफ लैंड इक्विलिब्रियम पे होंगे एट पॉइंट E, जहां पे OR रेंट हम पे करेंगे एंड OS यूनिट ऑफ लैंड हम कल्टीवेट करेंगे. नाउ लेट अस सपोज दैट डिमांड फॉर लैंड और ज्यादा इंक्रीज हो गई D3. यहां पे हम OR डैश रेंट पे करेंगे एंड जो हमारे पास सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स रहेगी यानी OS यूनिट ऑफ लैंड हम कल्टीवेट करेंगे. इस फिगर से आपने देखा जितनी डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज होगी उतना ही रेंट इंक्रीज होगा और जो डिमांड फॉर लैंड है ये डिपेंड करेगा डिमांड फॉर कॉर्न, यानी कॉर्न की कितनी ज्यादा डिमांड होगी उसी हिसाब से लैंड की डिमांड होगी और जितनी लैंड की ज्यादा डिमांड होगी उतना ही रेंट ज्यादा होगा. ओके, तो ये थी रिकार्डो की स्कैर्सिटी रेंट अप्रोच. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल रेंट. अभी तक जो हमने स्कैर्सिटी रेंट डिस्कस किया, स्कैर्सिटी रेंट में रिकार्डो ने एज्यूम किया हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो इक्वली वेल फर्टाइल है एंड इक्वली वेल सिचुएटेड है. बट ये एक रियलिस्टिक एजम्पशन नहीं है, इसलिए रिकार्डो ने डिफरेंशियल रेंट का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उसने एज्यूम किया हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी ऑफ लैंड है ये डिफर है इन क्वालिटी, यानी कि हमारे पास कुछ लैंड ज्यादा फर्टाइल होगी, कुछ लैंड कम फर्टाइल होगी, कुछ लैंड मार्केट के ज्यादा नियर होगी और कुछ मार्केट से काफी ज्यादा दूर होगी. नाउ जब हम सेम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाई करेंगे डिफरेंट फर्टिलिटी लैंड पे, हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो भी डिफरेंट होगी बिकॉज जो लैंड ज्यादा फर्टाइल होगी वहां पे हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा आएगी और जो लैंड कम फर्टाइल होगी उस पे प्रोडक्शन कम होगी एज कंपेयर टू द फर्टाइल लैंड. सो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो this difference in productivity or the surplus which arises on the superior unit of land or the inferior unit is an economic rent. So according to Ricardo जो हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस आया यानी
जो ज्यादा फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर जो ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी एज कंपेयर टू दी लेस फर्टाइल लैंड, उसी डिफरेंस को रिकार्डो ने रेंट कहा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रिकार्डो ने एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल दी जिसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। रिकार्डो ने कंसिडर किया एक इमेजिनरी आइलैंड जहां पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है और उस आइलैंड पे 3 ग्रेड्स ऑफ लैंड अवेलेबल है। फर्स्ट ग्रेड ऑफ लैंड यानी ए ग्रेड लैंड जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है, बी ग्रेड लैंड जो उससे कम फर्टाइल है एंड सी ग्रेड लैंड जो सबसे कम फर्टाइल है। एक ग्रुप ऑफ सेटलर्स उस आइलैंड पे आता है सेटल होने के लिए और वो सबसे पहले ए ग्रेड लैंड को कल्टीवेट करते हैं। नाउ हमने एज्यूम किया है देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस होगी उसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जो सेटलर्स ए ग्रेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं वो वही प्राइस एक्सेप्ट करेंगे जो मार्केट में प्रिवेल कर रही होगी। लेट अस सपोज दैट पी हमारे पास प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है। नाउ हम जानते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू होता है रेवेन्यू पर यूनिट, यानी पर यूनिट को सेल करने से हमें कितना रेवेन्यू आता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। ओके, नाउ इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू व्हेन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है ये इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी कि एट पॉइंट एल पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। नाउ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशनल कॉस्ट जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट करेगा एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कहां पे है, एट पॉइंट एल। ओके, नाउ एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगती है उसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। नाउ प्रोड्यूसर को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, OPLM। ठीक है, OPLM कॉस्ट लग रही है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो भी हमारे पास OPLM है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, यानी हमारे पास कॉस्ट ऑफ आउटपुट इक्वल है वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यानी कि एक प्रोड्यूसर कोई भी सरप्लस अर्न नहीं कर रहा है, जितनी उसको कॉस्ट लग रही है उतना ही वो अर्न कर रहा है। ठीक है, सो एट प्रेजेंट ए ग्रेड लैंड इज नो रेंट लैंड, बिकॉज यहां पे कोई सरप्लस एक प्रोड्यूसर अर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वो कोई भी रेंट पे नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम ए ग्रेड लैंड को मार्जिनल लैंड कहेंगे। ओके, नाउ लेट अस सपोज दैट सेकेंड ग्रुप ऑफ सेटलर्स उस आइलैंड पे सेटल होने के लिए आता है। उस ग्रुप के आने की वजह से इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, डिमांड फॉर कॉर्न इंक्रीज हो जाएगी। नाउ जब डिमांड फॉर कॉर्न इंक्रीज होगी उस वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगी। नाउ लेट अस सपोज दैट P डैश हमारे पास न्यू प्राइसेस हैं एंड लेट अस सपोज दैट जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेटलर्स आया था उन्होंने कंप्लीटली ए ग्रेड लैंड को कल्टीवेट किया है, यानी कि हमारे पास ए ग्रेड लैंड का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है। इसलिए जो सेकंड ग्रुप ऑफ सेटलर्स आएंगे वो बी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, नाउ जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जो ए ग्रेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं वो और एफिशिएंटली कल्टीवेशन करेंगे, उसकी वजह से जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा।
लेट अस सपोज दैट आउटपुट इंक्रीज हुआ ओ एम डैश। ओके, नाउ जो बी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब हमारे पास मार्जिनल कास्ट किसके इक्वल होगा? मार्जिनल रेवेन्यू के, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, यहां पे भी जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट करेगा एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कास्ट करो। नाउ बी ग्रेड लैंड पे हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? वो आएगी ओ पी डैश आर एन। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी वो भी हमारे पास ओ पी डैश आर एंड एन होगी, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास बी ग्रेड लैंड नो रेंट लैंड होगी, यानी मार्जिनल लैंड होगी। नाउ ए ग्रेड लैंड को मोर एफिशिएंटली कल्टीवेशन करेंगे। इस वक्त जो कॉस्ट हमारे पास आएगी वो आएगी ओ के जी एम डैश। ठीक है, यानी कि जहां पे ये आउटपुट वाली लाइन एवरेज कास्ट कर्व को कट करेगी वो हमारे पास क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। बट यहां पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हमारे पास है ओ पी डैश ई एंड एम डैश, यानी कि यहां पे इस वक्त प्रोड्यूसर सरप्लस अर्न कर रहा है। कितना सरप्लस अर्न कर रहा है? यानी ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? रेंट आएगा। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास ए ग्रेड लैंड रेंट वाली लैंड हो गई, यानी इंट्रा मार्जिनल लैंड। नाउ लेट अस सपोज दैट थर्ड ग्रुप ऑफ सेटलर्स उस आइलैंड पे सेटल होने के लिए आता है। उस ग्रुप के आने की वजह से जो इमीडिएट इफेक्ट होगा वो होगा डिमांड फॉर कॉर्न इंक्रीज हो जाएगी। उस वजह से प्राइस ऑफ कॉर्न भी इंक्रीज हो जाएगी। लेट अस सपोज दैट पी डबल डैश हमारे पास न्यू प्राइस है। नाउ लेट अस सपोज दैट जो सेकंड सेटलर आए थे उन्होंने कंप्लीटली बी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट किया है। सो जो थर्ड ग्रुप ऑफ सेटलर्स है वो सी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट करेंगे। ओके, नाउ प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो सेटलर्स ए ग्रेड लैंड को और बी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं वो उस लैंड को और ज्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेट करेंगे। उस वजह से क्या होगा? ए ग्रेड लैंड में आउटपुट इंक्रीज होगा और बी ग्रेड लैंड में भी आउटपुट इंक्रीज होगा। नाउ लेट अस सपोज दैट ए ग्रेड लैंड में जो आउटपुट इंक्रीज हुआ वो हुआ ओ एम डबल डैश। ठीक है, और बी ग्रेड लैंड में आउटपुट इंक्रीज हुआ ओ एन डैश। नाउ सी ग्रेड लैंड में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? एट पॉइंट डब्ल्यू, जहां पे मार्जिनल कास्ट किसके इक्वल है? मार्जिनल रेवेन्यू के। नाउ सी ग्रेड लैंड में हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है? ओ पी डबल डैश डब्ल्यू क्यू, एंड जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो भी हमारे पास ओ पी डबल डैश डब्ल्यू एंड क्यू है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ आउटपुट। सी ग्रेड लैंड में प्रोड्यूसर कोई भी सरप्लस अर्न नहीं करेगा, यानी सी ग्रेड लैंड हमारे पास क्या होगी? नो रेंट लैंड या मार्जिनल लैंड। नाउ बी ग्रेड लैंड एंड ए ग्रेड लैंड को इंटेंसिवली कैलकुलेट किया जा रहा है, उस वजह से आउटपुट इंक्रीज होगा, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि बी ग्रेड लैंड में भी और ए ग्रेड लैंड में भी प्रोड्यूसर सरप्लस अर्न करेगा। बी ग्रेड लैंड में कितना सरप्लस होगा? ये हमारे पास ये वाला बॉक्स, यानी जे डैश एस, यहां पे आप कुछ भी रखो, ई डबल डैश रखो, ई डबल डैश एंड पी डबल डैश, ये हमारे पास सरप्लस होगा बी ग्रेड लैंड में। और ए ग्रेड लैंड में हमारे पास क्या होगा? एल डैश एच एफ एंड पी डबल डैश, ये हमारे पास सरप्लस होगा ए ग्रेड लैंड का। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ए ग्रेड लैंड एंड बी ग्रेड लैंड क्या हो गई? इंट्रा मार्जिनल लैंड, यानी रेंट लैंड। इन शॉर्ट आपने क्या याद रखा?
अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, यानी डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड हैव डिफरेंट फर्टिलिटी। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फर्टिलिटी, जब हम सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अप्लाई करेंगे डिफरेंट फर्टिलिटी वाली लैंड के ऊपर, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो भी डिफरेंट आएगी। जो हमारे पास सुपीरियर लैंड होगी यानी मोस्ट फर्टाइल लैंड होगी, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लेस फर्टाइल लैंड यानी इनफीरियर लैंड। वो जो डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, वही हमारे पास क्या है, रेंट है। डेविड रिकार्डो ने उसी को डिफरेंशियल रेंट कहा। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट एंड सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।